नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर तैयारी जीत की भी सचिन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी करते हैं अलग अलग सब्जेक्टों की। तो इस समय हम स्टडी किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं? हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में मैंने आधुनिक भारत की शुरुआत पिछली वीडियो से कर दी है। और आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें हम भाग 1 में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब हम भाग 1 से आगे बढ़ेंगे और भाग 2 में अलग अलग यूरोपीय कंपनियां जो यहाँ आई, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो व्यापार है उसको किस तरीके से यहाँ पर स्टेबल किया, स्थापित किया, इसे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाग 2 की हम शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। जब भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत आई, उनका आगमन का जो क्रम था वो क्या है, ये पूछ लिया जाता है, जिसमें बहुत से लोग अटक जाते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से इसे याद कर लेंगे। दोस्तों, आप लिखते जाइए PDF। आपने PDF फाइल का यूज तो रेगुलर कर रहे हैं आप, तो उसी से संबंधित आपको मैं ये चिपका रहा हूँ। आपको यहाँ PDF के रूप में इसे याद करना है। बीच में जो डी और ई है, इसको आपको थोड़ा सा साइलेंट रखना है। आपको पढ़ना इस तरीके से है PDEDF। आपको शॉर्ट में जल्दी बोल देना है PDEDF। इस तरीके से आप याद रखेंगे इसे। पीछे आपके हो जाएंगे पुर्तगाली, जो कि सबसे पहले भारत आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को ड गामा आए थे। डी से हो जाएगा डच। कहते हैं हम नीदरलैंड और हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उनको। डच आए थे 1595 ईस्वी में भारत। ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजों की, इंग्लिशमैन, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इंग्लिश यानी अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में भारत। बीच में डेनिश यानी डेनमार्क के लोग भी भारत आए थे, जो 1600 और 1664 के बीच में आए थे। उसके बाद आ जाते हैं फ्रांसीसी, फ्रेंच लोग, इस 1664 में भारत आते हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे PDEDF। ठीक है, PDEDF इस तरीके से। पुर्तगाली, डच, डेनिश, वो इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीसी। चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो हम पुर्तगालियों की बात करेंगे। पुर्तगाली सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था? आपको याद रखना है 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा आए थे। वास्को ड गामा। और ये पहले यूरोपीय यात्री बने थे जिन्होंने खोज की थी जलमार्ग की भारत और यूरोपीय मध्य। ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये यहाँ से लौट के गए तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो उसी बीच 1503 में पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगा लेते हैं? कोचीन में पहली फैक्ट्री इनकी लग जाती है। उसके बाद 1505 में ये अपना पहला वायसराय भारत भेजते हैं। इनका नाम होता है फ्रांसिस्को अल्मीडा को ही भारत भेजते हैं। अल्मीडा से एक ही क्वेश्चन आता है, आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना है अल्मीडा से। अभी मैं बताता हूँ आपको। अल्मीडा से पहले वायसराय अल्मीडा, इनके 2-3 वायसराय आए थे, इनमें से पहले अल्मीडा थे। अल्मीडा ने ब्लू वाटर
पॉलिसी की नींव रखी थी भारत में आके। यानी हिंद महासागर में जितने भी जहाजी बेड़े थे पुर्तगालियों का, पूरा उन्होंने एक मोनोपोली स्थापित करने के लिए ये पॉलिसी रखी थी, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया गया, जिसको हम शांत जल संधि कहते हैं हिंदी में। शांत जल संधि यह पॉलिसी भी कह देते हैं, जिसमें उन्होंने किसी इस क्षेत्र में यानी पूरी तरीके से साम्राज्य हो जाए पुर्तगालियों का। बाद में इसको तोड़ते हैं डच और अंग्रेज आकर इस चीज़ को। तो अल्मीड़ा ने ये किया और स्थापना की पुर्तगालियों की। अल्मीड़ा का यही काम था और कोई काम नहीं था। उसके बाद आते हैं अल्मीड़ा, चले जाते हैं 1505 के बाद 1509 में। फिर यहाँ पर आते हैं अल्बुकर्क करके दूसरे वायसराय आते हैं, पुर्तगाली वायसराय भारत, और इनका काल रहता है 1509 से भारत में। इनको वास्तविक संस्थापक की पदवी दी जाती है। इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में। वास्तविक संस्थापक इन्होंने, वैसे संस्थापक आए तो अब अल्मीड़ा को लगाएंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात होगी तो अल्बुकर्क को लगाएंगे। वास्तविक संस्थापक यानी इन्होंने अच्छी तरीके से उसे आगे बढ़ाया, वास्तविक संस्थापक। और एक क्वेश्चन और आता है अल्बुकर्क से कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर जो कि एक राज्य था, वहाँ से तोड़कर अपने में मिला लिया। और वहाँ के जो राजा थे वो थे अहमद शाह। उनको हराकर बीजापुर को 1510 में अपने कब्जे में ले लेते हैं ये। और उसके बाद आगे जाके अल्बुकर्क 1515 में पहले चर्च की स्थापना करते हैं गोवा में, जिसको सेंट जोवियर चर्च का नाम दिया जाता है। और भी कई कार्य किए थे अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि यहाँ आके उन्होंने भारतीयों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। यानी कि उन्होंने एक विवाह नीति भी चलाई थी अल्बुकर्क ने, जिससे भारतीय लोग पुर्तगालियों को अलग ना समझें और उनके साथ भाईचारे से रह सकें। और इसमें भी वो सफल रहे। और यही एक कारण है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं 1498 ईस्वी में। और इसी गोवा पे से, जो गोवा उन्होंने अपने अंडर में 1510 में किया, उस पे से 1961 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी रहते हैं। 1961 में अपना आधिपत्य छोड़ते हैं, 1961 में स्वतंत्र करते हैं और भारत को अधीनता मिलती है गोवा की। तो इतने दिन पुर्तगाली जो सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके बाद नीनो डी कुम्हा करके एक और वायसराय भारत आए, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुम्हा। इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। नीनो डी कुम्हा के काल में एक दो कार्य हुए। सबसे पहले कि पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी को 1530 में कोचीन से हटा के गोवा कर लिया। कोचीन से हटा के, कोचीन जहाँ पर वो सबसे पहले आए थे और वहाँ फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहले, और जहाँ से उनकी शुरुआत की थी, उन्होंने स्थापना की थी पुर्तगाली साम्राज्य की भारत में। उसी कोचीन से वो अपनी राजधानी एक्सचेंज कर देते हैं गोवा में। नीनो डी कुम्हा का एक और काम ये था कि उन्होंने गुजरात को जीतकर वहाँ से 2 प्रदेशों को अपने पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया था। 2 प्रदेश वहाँ से जीतकर अपने पुर्तगाली साम्राज्य में नीनो डी कुम्हा ने मिला लिए थे।
पुर्तगाली फिर भारत में रहे, लेकिन उस तरीके से फिर इनका वजूद रहा तो सही, लेकिन ये समाचारों में यानी हेडलाइन में इसलिए नहीं रहे कि अंग्रेज बहुत अच्छी तरह हेडलाइन में यहाँ पर रहे। तो हमारा जो संघर्ष था सीधा अंग्रेज़ों से ही चलता रहा। और पुर्तगाली जबकि अंग्रेज़ों के बाद में भारत को छोड़ के गए, लेकिन उन्होंने एक शांति के साथ यहाँ पर अपना कार्य किया। अच्छा, पुर्तगाली आए तो अपने साथ क्या क्या कोई नए बिजनेस लेकर आए, तो ये भी आपको मैं बताता हूँ। पुर्तगालियों ने भारत में आके तंबाकू की खेती करना सिखाया भारतीयों को। तंबाकू की खेती जो भारत में नहीं होती थी, उसे पुर्तगाली ही लेकर आए थे। और दूसरा, साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की जो अवधारणा है वो भी पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली सबसे पहले भारत लेकर आए। साथ ही जिसको हम आज मुंबई कहते हैं, वो बम्बई, पहले उसको बम्बई कहते थे, तो बम्बई पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था। बम्बई को भी अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया था, लेकिन मुंबई इनसे चला गया अंग्रेज़ों के पास। वो कैसे गया? हुआ कुछ ऐसे, बात है 1661 ईस्वी की, जब इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की रानी थी, राजकुमारी थी मैरी। तो मैरी की शादी पुर्तगाल के जो राजा थे तत्कालीन, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय से कर दी। चार्ल्स द्वितीय से जब विवाह किया तो 1661 में उन्होंने मुंबई को यानी बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों ने बम्बई को चार्ल्स द्वितीय या अंग्रेज के राजा को, अंग्रेज के तत्कालीन राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनको भेंट कर दिया दहेज स्वरूप। तो 1661 में बम्बई चली गई अंग्रेज़ों के पास। फिर अंग्रेज़ों के गेरियाल्ड अंगियार, जो कि एक प्रमुख नायक थे, उन्होंने मुंबई का, आधुनिक मुंबई का जो भी नक्शा है या फिर जिस बसाया है मुंबई, वो जाता है एक अंग्रेजी शिल्पकार थे जिनका नाम था सर गेरियाल्ड अंगियार। उन्होंने इसकी स्थापना की, आधुनिक बम्बई की। चलिए, यहाँ पुर्तगालियों का जो स्थापना है और जो उनकी शुरुआती उन्होंने क्या कार्य किए, उसकी समाप्ति होती है। अब हम बढ़ते हैं डचों की तरफ। अब बात करेंगे हम डचों की। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। डच बेसिकली नीदरलैंड के निवासी, या फिर पहले हम जिस देश को हॉलैंड कहते थे, अब उसका नाम नीदरलैंड हो गया है, उनके निवासियों को डच कहा जाता है। डच आते हैं भारत में 1595 ईस्वी में। डचों का एक दल आता है भारत में एक अभियान पर, और उस अभियान का नेतृत्व करते हैं हाउटमैन नाम के एक डच, उसका अभियान का नेतृत्व करते हैं। तो डच हाउटमैन के नेतृत्व में भारत में 1595 ईस्वी में कदम रखते हैं। और डच क्या करते हैं, 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। मैं ऐसा आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, मैं वही बताऊंगा आपको जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो डच आते हैं 1595 ईस्वी में भारत। नेतृत्व करता है वो है हाउटमैन। दल आता है, अभियान आता है, तो दल के साथ आते हैं डच। 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। उसके बाद धीरे धीरे कई फैक्ट्रियाँ डच लगाते हैं। मैं उन फैक्ट्रियों के नाम भी आपको बता देता हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर आके डच पुलिकट के आसपास डच ज़्यादा रहते थे। यहीं आस पास उन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। पुलिकट में 1610 ईस्वी में फैक्ट्री खोली। वहाँ के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे अनुमति मांगकर पुलिकट में 1610 में अपनी दूसरी फैक्ट्री डच खोलते हैं। उसके बाद
सूरत में भी एक फैक्ट्री खोलते हैं। फिर बिमलीपट्टनम में भी फैक्ट्री खोलते हैं। चिंसुरा है जो पश्चिम बंगाल के पास का एरिया था, जहां वो उन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री खोली। उसके बाद कासिम बाजार और बालासोर और कोचिन में भी अपनी फैक्ट्री डचों ने लगाई। इसके बाद क्या होता है डचों में, डच जब बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री लगा रहे थे, तो तत्कालीन जो सम्राट थे भारत के, वो औरंगजेब थे। औरंगजेब से वो अनुमति मांगते हैं वहाँ फैक्ट्री लगाने की। तो औरंगजेब उनको चुंगी कर उनसे कर वसूलने की बात कहते हैं, और डचों को वो 1664 की ये बात है, ईस्वी की बात है, औरंगजेब उनको व्यापार करने का प्रमाण पत्र देते हैं कि आप बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, वैसे इस पूरे एरिया को तब बंगाल ही कहा जाता था, बाद में इनके नाम बने, लेकिन उस तत्कालीन क्षेत्र को समझाने के लिए मैं इन तीनों जगहों का नाम ले रहा हूँ। वहाँ पर उनको अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन एक वार्षिक चुंगी के साथ। तो वो वार्षिक चुंगी होती है 31.5% की वार्षिक चुंगी देने पर उनको वहाँ पर मौका मिल जाता है डचों को कि वो वहाँ पर अपना व्यापार कर सकें। डच बेसिकली व्यापार किसका व्यापार करते थे? कपड़ों का व्यापार वो करते थे। कपड़ों का व्यापार पर उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी और कपड़ों का व्यापार ही वो ज़्यादा करते थे, कपड़ों का व्यापार। अब आपको पता ही है संघर्ष तो सब में चल रहा था। फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली सब अपनी होड़ में लगे हुए थे और एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। डचों का जब अपना जो एरिया है वो बढ़ता गया, तो अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेज बहुत तेज़ी से भारत में उस समय बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने आप को व्यापार से आगे बढ़ा लिया था। अंग्रेज भारत के केवल व्यापारी नहीं रह गए थे मात्र, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आके अपने आप को भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो अंग्रेज़ों का भी जो केंद्र बिंदु था वो व्यापार था, वो नहीं चाहते थे कि भारत में आके वो युद्ध करें, लेकिन जब भारत में उनकी ताकत और तादाद बढ़ती गई और उनको लगने लगा कि अब हमको भारत को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वो व्यापार करने जाते हैं, अगर आप भी समझें, आपका वर्चस्व बढ़ जाए और आप समझें कि मैं यहाँ भी व्यापार कर लूँ, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लग जाती हैं, तो आपको वहाँ पर इजाज़त मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो आप चाहते हैं सब चीज़ आपकी मुट्ठी में हो जाए। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत की हर चीज़ उनकी मुट्ठी में हो जाए, लेकिन मुट्ठी में कब हो सकता था? जब वो भारत पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाते। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ भारत पर बनाई, और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत की राजनीति में वो घुसते चले गए। उसी चीज़ का सामना डचों को भी करना पड़ा। डच जब तेज़ी से भारत में व्यापार बढ़ा रहे थे, तभी उनका सामना होता है अंग्रेज़ों से इनकी भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि ये भी प्रतिस्पर्धा चल ही रही थी यूरोप में। डच अपना आगे चल रहे थे, अंग्रेज अपना बढ़ रहे थे, तो अंग्रेज और डचों का सामना होता है। डच व अंग्रेज़ों में जो युद्ध हुआ वो हुआ बेदरा में, जो कि बंगाल के पास है बेदरा जगह। वहाँ इनका संघर्ष हुआ 1759 ईस्वी में, जहाँ अंग्रेज़ों ने डचों का पूरी तरीके से सब कुछ ठप कर दिया और डच भारत से चले गए। उनका जो व्यापार था, जो चीज़ थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया और सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया, और अंग्रेज और भी ज़्यादा भारत में ताकतवर हो गए। डचों की ही देन है कि कपड़ा निर्यात में भारत को एक अहम भूमिका या अहम जगह मिली विश्व में, और विश्व में भारत को कपड़े व्यापार के लिए जाना गया। ये डचों की हमारे लिए देन थी, लेकिन डचों का पूरा केस ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने। अब इससे आगे तो दोस्तों यहाँ पर डचों की भी कहानी समाप्त हो जाती है। अब अगले चैप्टर में, यानी अगली वीडियो में, मैं आपको अंग्रेज़ों और डेनिश और फ्रांसीसियों का
बताऊंगा कि उन्होंने यहाँ आके किस तरीके से स्थापना की और क्या क्या भारत में नए कदम उठाए और अपनी व्यापारिक कंपनियों को किस तरीके से यहाँ स्टेबल किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी क्वेश्चनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।